नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि बेलों को कम रोग लगें या रोग लगें ही नहीं। तो दरअसल मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे ये एक प्रश्न आया था जिसके उत्तर में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों के अगर कोई शंकाएं हैं, कोई सा भी आपको असमंजस है, कोई प्रश्न है, तो आप ज़रूर छोड़िए और उस प्रश्न को लेकर मैं पूरा वीडियो बनाकर डिटेल में उत्तर दूंगी। तो ये जो प्रश्न था कि क्या किया जाए कि बेलों में रोग ना आए, तो मैं डिटेल में बताती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि बेलों में रोग आए ही नहीं। जैसे ज़िंदगी है, हम लोग भी हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के साथ परेशानियाँ हैं। लेकिन जैसे हमारे में कुछ लोग ज़्यादा बीमार होते हैं और कुछ नहीं। और उसका कारण क्या होता है कि कुछ जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं और कुछ हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, वायरस वगैरह ऐसा। ठीक यही सब ये पेड़ पौधों की ज़िंदगी में भी सब कुछ यही होता है, क्योंकि वो जिंदा चीज़ है। देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर रोग आए तो ये बेलें उनसे लड़कर जीत जाएं, पौधे जीत जाएं, या कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। तो समय पर एक समय आएगा जब कीट पतंगों का अटैक होता ही है और पूरी दुनिया में होता है। उसका सीधा संबंध जीवन चक्र से होता है कि इतने टेम्परेचर पर इस महीने में ये कीट जन्म लेगा और वो कितना अटैक करेगा, कितना नुकसान करेगा, कितने दिन में उसका लाइफ साइकिल चला जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ कोरोना कुछ लोगों को हुआ, इजीली निकल गया, तो वही चीज़ है। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या हमको अच्छी तैयारी करना है जो हम इससे जीत सकें और हम इससे बीमारियों से गुजर जाएं। तो पहले पता तो हो कि क्या क्या बीमारियां लगती हैं। तो कुछ बीमारियां होती हैं जो मिट्टी से आती हैं, मतलब फफूंदी जो होती है वो मिट्टी से ही आती है। फफूंदी से संबंधित सारी जो बीमारियां होती हैं, तो हम मिट्टी पर एक काम करें, जिसके लिए मैं हर बार बताती हूँ कि जो नए बिगिनर हैं, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मिट्टी में अगर कोई रोग के कीटाणु होंगे, उसके लिए मिट्टी का शोधन कर लें, यानी कि उसे अच्छी धूप दिखा लें। जैसे कि मेरे ये टब भरे रखे, मैंने गर्मी में तैयार किए थे। फिर इसमें क्या और मिला दें कि हम इसको उर्वरक बनाने के लिए इसमें खाद मिलाते हैं, जो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन हम रोगों के लिए क्या करते हैं कि हम इसमें नीम की खली मिलाते हैं। तो कुछ नीम की खली मिला दें, कुछ नीम के पत्ते मिला दें मिट्टी में। बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ नहीं होता। जैसे ये इतना बड़ा ड्रम है तो इसमें हम 2 मुट्ठी नीम की खली बहुत है। थोड़े से 1-2 मुट्ठी नीम के पत्ते भी आप डाल दो, जबकि नीचे डाल दो तली में जब आप भर रहे हो तब। 1 मुट्ठी राख डाल दो, थोड़ा सा 1 चम्मच चूना डाल दो, ताकि उर्वरक भी हो जाए। मिट्टी उर्वरक होगी मिट्टी तो पौधा स्वस्थ होगा, पौधा स्वस्थ होगा तो वो रोग से लड़के जीत जाएगा। तो उतनी उर्वरकता ज़रूरी है, उतनी आपके ये बीमारियों से लड़ने वाली चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये मैं देसी तरीके से जो उपलब्ध है वही बता रही हूँ कि अगर नीम की खली उपलब्ध है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नीम के उसकी खली होती है, निबोली की। अगर नहीं है तो नीम की पत्तियों को सुखा के उनका पाउडर भी डालेंगे। थोड़ा सा नीम के 1-2 जौंके तोड़ के सुखा के तली में डाल देंगे ना, तो काफ़ी कुछ चींटियों से भी बचत होगी, कुछ कीटों से भी बचत होगी और बहुत सारे रोग नहीं आएंगे। फिर आ जाती है फफूंदी नाशक की। तो हम ट्राइकोडर्मा आता है जो फफूंदी नाशक होता है, और वो ऑर्गेनिक भी होता है, तो वो डाल दें। फफूंदी नाशक का काम राख भी कर जाती है कई बार। तो यदि ट्राइकोडर्मा मिल रहा है तो आप वो उसमें मिला दीजिए मिट्टी में। उस ट्राइकोडर्मा पे पूरा एक कभी वीडियो बनाऊंगी मैं, लेकिन मैं बता दूं कि उसको जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं और जब खाद मिला रहे हैं, तो खाद में 1 चम्मच मिला देते हैं। और वो एक मित्र फंगस है जो उसमें पूरे खाद में फैल जाती है, फिर वो शत्रु फंगस को खा जाती है। लेकिन फंगस को पनपाने के लिए मॉइस्चर रहना ज़रूरी है। अगर आपने ट्राइकोडर्मा मिलाया और मिट्टी सूख गई तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब जब आपका तैयार पौधा है, तब अभी थोड़ा सा आप पाउडर जैसा छिड़क के मिट्टी में डाल सकते हो। इसके अलावा क्या करना है कि जो बीज ले रहे हैं, अब जेनेटिक वाली बात आती है। कुछ बीमारियां बीज में जीन्स की तरह होती हैं,
तो जीन अच्छा हो, जीन पूल अच्छा हो, स्वस्थ माता पिता होंगे तो बच्चे भी हेल्दी होंगे। उनके जीन में ही नहीं है कोई रोग, अगर पैतृक रोग नहीं है जो आनुवांशिक, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी अच्छी कंपनी से बीज लें, किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से, और केमिकली ट्रीटेड लें। हम भले ही ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं पर बीज तो मैं केमिकली ट्रीटेड ही लेती हूँ। हाँ, कभी कभी लौकी वगैरह जो हमारा फल पक गया, बैंगन हमारे ही पके हुए फल से हम सुखा लेते हैं, तो वो हम घर का ही ले लेते हैं, तो वो हमारा घर का है तो शुद्ध ही है। और यदि कुछ भी केमिकल नहीं, ट्रीटेड बीज नहीं है आपके पास, तो आप बीजों को हल्दी में लपेट के, थोड़ा गीला करके, हल्दी लपेट के, राख में लपेट के फिर बोएं। तो जिस जगह बो रहे हैं वहाँ थोड़ा सा बीजों को गीला करें और राख में लपेट के फिर बो दें। तो बीज का शोधन करेंगे, मिट्टी का शोधन किया, बीज का शोधन किया। अब बात आ जाती है कि हर बीज का एक ऋतु होती है, जो मौसम होता है। हड़बड़ी नहीं करें, आप गूगल सर्च कर लें, आप पढ़ाई करें, देखिए कृषि विज्ञान है, आप पता करें। अगर बागवानी कर रहे हैं तो एक साल चलो गलती हो सकती है, लेकिन अगली साल आप सीख जाएंगे। जैसे जून में बहुत जल्दी हम भी कहते हैं कि बीज डाला जा सकता है, हाइब्रिड आ गए हैं, किसी भी महीने में डलते हैं, लेकिन अब जैसे बरसात हुई, मौसम नीचे गया, अब जो बीज डालेंगे उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि जो हमने पहले ही जो जून के पहले सप्ताह में डाल दिया था वो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। तो सही समय पर सही उन्नत किस्म का बीज सही तापमान पर बहुत हेल्दी मिट्टी में आप डालेंगे तो रोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बढ़ेगी और पौधा रोगों से गुजर जाएगा। अब बात आ जाती है कीट अटैक, जो पत्ती अत्ती कुतर कर खाने वाले कीट होते हैं, इल्ली वगैरह। तो फिर आप नीम ऑयल छिड़क दो, नीम का पानी भी छिड़क दो। तो ये कीटनाशक नहीं है, ये बस पत्तियों को थोड़ा कड़वा कर देंगे तो इल्ली को खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगी, तो कम खाएगी। इसके अलावा मैनुअली आप बगीचे में रोज़ शाम के समय टहलें, पत्ते पलट के देखें, अगर इल्ली होगी तो ठीक शाम के समय वो निकलेगी, दिन में छुपी रहती है, और आप हाथ से उठा के इल्ली को अलग कर दें। ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इल्ली लगे ही नहीं, रोग लगे ही नहीं। इसके अलावा और एक काम करें, जब बेलें थोड़ी बड़ी बड़ी हो रही हैं ना, तो जो पत्ते ज़मीन से टच होते हैं बेल के, उनमें सबसे पहले रोग आता है। तो नीचे के 4 पत्ते काट के अलग कर दें पहले ही, ताकि पत्ता ज़मीन से टच हो ही नहीं। ये ज़रूर करें आप। और नीचे का तना सीधा कर देंगे तो नीचे मिट्टी में भी हवा लगती रहे तो फंगस भी नहीं लगेगी, क्योंकि बरसात का मौसम, अभी तो बरसात का मौसम ही है, बेलों में सर्दियों तक पहुँचते पहुँचते भी खुली हवा, खुली धूप लगे, पौधे को हवा आर पार होगी तो आधे रोग नहीं लगेंगे। और जो वैसे कीट होते हैं जो पानी से दूर हो जाते हैं, वो तो बरसात में वैसे ही बह जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी अगर मान लीजिए कुछ सब्जियां जैसे सेम है, आपकी लॉन्ग बीन है या बरबटी जिसे कहते हैं, इनमें माऊ बहुत आती है, लौकी में भी बहुत आती है, नीचे के पत्तों में आती तो मैं संभाल लेती हूँ, पत्ते काटती जाती हूँ, ककड़ी पे भी बहुत आती है। तो अगर जब माऊ आ रही है तो उस समय आप लगातार कुछ पत्ते काट दें, जिन नई कॉपलों में आ रही है उसको स्प्रे गन से धोते जाएं, फिर नीम ऑयल छिड़कते जाएं। ऐसा आप 10-15 दिन करेंगे, तब तक माऊ का जो जीवन चक्र होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो बागवानी मेहनत के साथ होती है और जानकारी के साथ होती है। सब चीज़ पर मिला जुला के काम करेंगे तो मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कब अच्छी बनती है, जब उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत होता है। अब जैसे मैं कई सालों से छत पे कर रही हूँ और मैं कोई केमिकल छिड़कती ही नहीं हूँ, तो मेरी मिट्टी केमिकल फ्री है और मेरी मिट्टी में बहुत सारे सूखे पत्ते, खाद, हर साल का कचरा, नीम के भी पत्ते, थोड़ा चूना, राख, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, सब कुछ होता है। तो धीरे 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 करके, ये मेरे अपने अनुभव की बात है, ऐसा नहीं कि कीट अटैक नहीं होता, लेकिन कम होता है। पिछले साल तो मैंने नीम ऑयल बिल्कुल नहीं छिड़का, पूरी फसल अच्छी सी हुई। हाँ, मेरी बरबटी की फसल ख़राब हो गई। तो कुल मिला के मैं मानती हूँ कि मैंने इतनी सारी चीज़ें लगाई, एक चीज़ में मैं हार गई। और अगर मैं चाहती तो उस पर एक केमिकल स्प्रे कर देती तो मुझे बरबटी फूलने से पहले ही कर देती, तो मुझे बरबटी भी मिल जाती। तो आप अगर चाहते हैं तो एक आध केमिकल स्प्रे कर सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप मार्केट की भी तो चीज़ खा रहे हैं, वो तो हम कितना सारा केमिकल निकल रहे हैं, तो छत पे उगा रहे हैं और फ्रूटिंग के पहले अगर एक आध स्प्रे कर भी दिया तो भी वो सब्जी
ऑर्गेनिक ही है, क्योंकि जब तक फ्रूटिंग आएगी, फ्रूट बड़ा होगा, तब तक तो केमिकल का असर काफ़ी हद तक चला जाता है। तो बस मैंने आपको जानकारी दी है शुद्ध। आप क्लिप में क्या चल रहा है ये भूल जाइए, लेकिन जो आप तभी बागवानी कर पाएंगे जब आपको शुद्ध जानकारी हो। बार बार आप इसको देखिए कि किस किस पॉइंट पे क्या क्या काम करना है। और वायरस अगर आ गया है तो फिर उस पौधे को उखाड़ कर दूर फेंक दें, इलाज करने की कोशिश ही नहीं करें, और उस मिट्टी को भी छोड़ दें कुछ दिन के लिए और फिर नया पौधा लगाएं, नहीं तो वायरस आसानी से ट्रीट नहीं होता। मैं कभी वायरस पे इतनी मेहनत नहीं करती। वो पत्ते श्रिंक हो जाते हैं, कुकरा जिसे रोग कहते हैं, वो अगर लौकी में भी आ जाता है कई बार, तो मैं उठा कर तुरंत फेंक देती हूँ, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारा लगाती हूँ इसीलिए, तो उसमें से कुछ तो बर्बाद होती है। तो बस ऐसे ही मिले जुले प्रयास के साथ बागवानी करें। और कोई आपका प्रश्न हो तो ज़रूर छोड़ें, और वीडियो मेरे ज़रा भी मदद करते हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो फिर मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके किसी प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।